तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। बहुत सारे जो है वो कंपनी मतलब रेशियो एनालिसिस से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिटेबल है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो मतलब जो है वो एफिशिएंसी कितनी है, उसकी सॉल्वेंसी कितनी है। तो ये जो है सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे रेशियो एनालिसिस के थ्रू, जैसे कि उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना आ रहा है, उसका आरओई कितना जनरेट हो रहा है, डेब्ट टू इक्विटी कितना है। ये सब जो है कंपैरिजन करने में हेल्प मिलता है डिफरेंट कंपनीज विद द सेम इंडस्ट्री, मतलब सेम सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज है, उसको ट्रैक करने में। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द टाइम जो है वो कैसा हो रहा है, उसका जो है वो डेप्थ बढ़ रहा है ना। और उसका आरओई अगर जो है वो किसी भी बिजनेस का जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अगर वो अच्छा नहीं आ रहा है तो वो क्या रीज़न है, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आ रहा है कि नहीं, उसके एसेट टर्नओवर जो है वो ठीक से है कि नहीं, ये सब रेशियो जो है। और उसके जो है वो कितना जो है वो उसने इक्विटी से जो है वो एसेट क्रिएट किया है, कितना जो है वो लोन लिया, ये सब रेशियो जो है आपको जो है वो पूरा जो है वो रेशियो एनालिसिस से पता चलेगा। तो एक ही सेक्टर में जो है इसको किसी भी बिजनेस का जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो देखने के लिए सारे रेशियोज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो है इसके बाद अनुमान हो जाता है कि बिजनेस जो है वो अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। और नए जो कैपिटल यूज़ कर रही है मान लो लोन लेके, तो उस सब में जो है उसका जो कैपिटल को ठीक से यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर बहुत ज़्यादा एसेट क्रिएट कर लिए और उसका एसेट टर्नओवर ही नहीं हो पा रहा है, उससे सेल्स ही जनरेट नहीं हो पा रहा है, नेट प्रॉफिट ही नहीं मार्जिन आ रहा है, तो फिर उस बिजनेस में फिर वो स्ट्रेस आएगा और उसके कारण उसका आरओई और आरओसी जो है, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें जो है वो आपका जो है उधार को भी जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी के साथ जो है उसमें जो है वो उसमें जो है वो कवर उसमें जो है वो एक साथ जो है वो लेते हैं आरओसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना। तो वो सब जो है आपका जो है वो बिजनेस का जो है वो जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए जो परफॉर्मेंस जो है। और भी रेशियो है, जैसे आपके जो है वो करंट रेशियो है ना, आपके जो है वो क्विक रेशियो है। तो ये सब जो है सारे रेशियोज को जो है हम ठीक से जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो है वो है ना रेशियो एनालिसिस करते हैं कि उसके करंट एसेट कैसे हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या है ना। सो देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो आरओई कैलकुलेट करेंगे। आरओई का देखते हैं आरओई क्या होता है। बेसिकली जो है आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इज है ना, इज अ मनी जनरेटेड, मतलब कंपनी बाय यूटिलाइजिंग द फंड्स प्रोवाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर। मतलब आरओई जो है वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो है वो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा जो है वो लगाया है और उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंटेज हो रहा है, उस पैसे का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये आरओई में देखते हैं मोटा मोटी। ठीक है ना। तो हाँ, आरओई से पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो रिटर्न कितना अच्छे से जनरेट कर पा रही है और जो शेयर होल्डर से उसको जो पैसा मिला है उससे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है आरओई से। अगर आरओई 10% है और आपने जो है वो 1 लाख, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लगाया, 10% है, मतलब कितना हो गया आपका, ओनली 10,000 हो रहा है। और वही 20 हो गया तो 20,000 हो गया। इसी को आप समझ सकते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, शेयर होल्डर लगान। तो दे वो सब जो है वो अच्छा रिटर्न चाहते हैं ना। तो अगर कोई कंपनी जो है अच्छे से कैपिटल को यूटिलाइज कर रही है तो उसका आरओई जो है वो उतना ही अच्छा होगा। तो उसके लिए उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसका एसेट टर्नओवर जिससे वो सेल्स क्रिएट करता है, ये सब देखेंगे, है ना। और उसका फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसने एसेट क्रिएट किया विद द लोन, जिसके कारण उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा चुकाना पड़ रहा था ना। तो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन आरओई और, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आरओई, आरओसी और आरओआईसी जो है, रिटर्न ऑन, है ना, इन्वेस्टेड कैपिटल में, ये सब जो है वो तीनों चीजों को देखेंगे। और आरओई ओनली कैलकुलेट बेस्ड ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी शेयर। आरओई में एक चीज होता है कि वो जो है सिर्फ जो है इक्विटी शेयर होल्डर के जो है पैसे से जितना रिटर्न बन रहा है वो दिखता है। वो इसमें कुछ भी नहीं बताता कि आपका जो है वो कैपिटल अवेलेबल टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, मतलब उधारी के पैसे का इसमें कैलकुलेशन नहीं आता है। ROC and ROIC takes care of the both equity and debt.
सो आरओई का जो मेन फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो है वो, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100, ठीक है ना। मेजर रिटर्न्स ऑन दी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। हाई आरओई मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इक्विटी। इसको सीधा सीधा एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है ना। एंड नारायणा हृदयालय का देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे कर देंगे कि आपका जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी, नेट प्रॉफिट कितना है इसका, इसका जो है मार्च 295, इसका देखते हैं मार्च 2025 का जो है, तो ये जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 791 है। 791 ये जो है वो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 791। एंड इसका जो है वो बैलेंस, उसका शेयर होल्डर इक्विटी कितना है इसका, शेयर होल्डर इक्विटी इस आपका जो है वो 2043422 है ना। एक मिनट, आई विल जस्ट इरेज एवरीथिंग, ठीक है, ओके, है ना। सो नेट प्रॉफिट इसका कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है इसका, एक कैलकुलेशन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कितना है, 791, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज 791। एंड जो है इसमें जो है आपका बैलेंस शीट में देखिए शेयर होल्डर इक्विटी कितना है, शेयर होल्डर यहाँ पे जो है ये आपका जो है इक्विटी कैपिटल इतना है एंड ये रिजर्व इतना है, तो 204 प्लस 3422 ये शेयर होल्डर इक्विटी हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, 3622, 3622, 3622, ठीक है ना, 36, ये हो जाएगा 22, तो 791 डिवाइडेड बाय 3622, ठीक है ना। परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना होगा इसमें, है ना। तो जस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा यहाँ पे, 791 डिवाइड बाय 3622, ठीक है ना। तो ये हो गया 22%। तो इसका जो आरओई जो है वो कितना आ रहा है, आरओई इज कमिंग 22%, ठीक है, 22% आ रहा है। सो अब उसमें ये चेक करेंगे कि इसका जो है और प्रीवियस ईयर्स का कितना है, तो उसमें जो है ये सब कैलकुलेट करके जो है वो चेक कर सकते हैं कि आरओई जो है वो बढ़ के आ रहा है कि कम आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ओवर 20% जो है कोई भी बिजनेस का अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आरओई आ रहा है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो लास्ट सेवरल ईयर्स का हम जो है डायरेक्ट आरओई जो है वो स्क्रीनर पे देख सकते हैं। स्क्रीनर पे देखिए लास्ट 10 ईयर में इसका जो है आरओई कितना बना है, 19, लास्ट 5 ईयर में 25%, विच इज़ वेरी गुड, है ना। और लास्ट ये 29% 3 ईयर्स में, और लास्ट ईयर 25%। तो ऑन एवरेज जो है वो 20 मतलब से एबो ही बन रहा है। एवरेज जो है वो 23 22 के आसपास जो है वो इसका ओवरऑल देखा जाएगा तो, है ना, लास्ट 10 ईयर्स में जो है अभी बढ़ के आ रहा है। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक मेन रीजन क्या होता है कि सेल्स बढ़ते जा रहा है इसका, ठीक है ना। इसका जो है ये प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अच्छा है, 48 44 32%। तो इसमें जो है 10 ईयर का एक कंपैरिजन देख सकते हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि कंपनी का जो है ओवर द प्रीवियस जो है 10 ईयर्स 5 ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें आरओई का जो है, ठीक है। और दूसरी कंपनी ले लेते हैं, शिवालिक बायोमेटल, ठीक है ना। उससे पहले जो है वो नेक्स्ट जो है वो रहेगा कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यू पॉइंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आता है आपका जो है वो इक्विटी का ड्यू पॉइंट मॉडल, ठीक है ना। आरओई का जो है वो ड्यू पॉइंट मॉडल क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं आपके, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, और जो है वो आपका जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर, मतलब एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब इक्विटी से कितना एसेट क्रिएट हुआ है और कितना जो है वो डेप्थ से हुआ है। तो ये क्लियर है, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट सेल्स, मतलब कितना सेल्स जनरेट हुआ है उसमें आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको जो बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये जो है एसेट है आपका, जो जितना फिक्स एसेट है वो कितना जो है वो सेल्स जनरेट कर पा रहा है, तो वो एसेट टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपका एसेट जो है वो अभी यूटिलाइजेशन है वो मान लो कि 60% है, 70% है ना, और जो है फ्यूचर में ग्रो करने का उम्मीद है,
तो उसमें सेल्स जो है वो और जो है वो बढ़ के ही आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो एसेट और इक्विटी ये जो रहता है, ये आपका जो है मान लो कि एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी जो है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी जो है ये आपका आ रहा है, ये आपका जो है 4 आ रहा है, मान लो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि इक्विटी में जो है जो 1 रुपया लग रहा है उससे जो है 1 रुपए का एसेट तो क्रिएट हो गया, बाकी जो है वो 3 डिफरेंस जो आ रहा है, 3 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो आपका जो है वो डेप्थ से हो रहा है। तो इसको इस वे में होते हैं, अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा ये रेशियो आएगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो उधारी से जो है उसने एसेट क्रिएट कर लिया तो अननेसेसरी उस पर इंटरेस्ट का बर्डन आएगा और जो है वो फाइनेंशियल जो है वो उसके आरओई पे भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे एसेट जो है वो सेल्स क्रिएट करता है, तो इसका जो है वो ये जो है ये डुपॉन्ट मॉडल बोलते हैं। अगर ये मेनली जो है अगर किसी भी कंपनी को अपना आरओई बढ़ाना है तो उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स। उसके बाद उसका जो है अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आपका जो है फाइनल जो है नेट प्रॉफिट अच्छे से आएगा, है ना। और उसके बाद अगर वो एसेट है, जितने का एसेट है ना, वो बिना अगर उधारी लिए अगर सेल्स अच्छे से बढ़ा पा रहा है, तो ये दोनों जो फैक्टर हैं अगर आरओई के मेन कंपोनेंट है तो उसको सही वे में मानेंगे कि आरओई जो है वो अच्छे से बढ़ के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी में देखते हैं नारायणा हृदयालय में कि क्या चीज हुआ है कि इसके कारण जो है इसका जो है वो आरओई जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ के आ रहा है। तो इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेल्स है ना, सेल्स देखेंगे तो ये बढ़ते हुए जा रहा है 5018, है ना। 2021 के बाद से जो है इसका सेल्स जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और देखिए इसका प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये तो ईबिटा है, अगर फाइनल प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो भी जो है ये नेट प्रॉफिट जो है ये बढ़ के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक तो हो गया कि इसका जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज क्या हो रही है, इसमें सेल्स बढ़ रहा है और एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर के लिए क्या करेंगे कि आपका जो है वो फिक्स एसेट जो है, जो फिक्स एसेट जो है ना, ये जो है आपका जो है ये, ठीक है ना, फिक्स एसेट बढ़ रहा है इसका, ठीक है ना। उसके कारण जो है वो सेल्स जो है अभी 22 में जो है वो सेल्स देखेंगे, 23 में जो है वो देखेंगे 24, और इसके कारण जो है अगर मान लो 23 में देखेंगे 2000 से जो है इसका जो सेल्स जो है, सेल्स जो है वो कितना जनरेट कर रहा है 22 में जो है वो 23 में जो है वो 2023 का जो है इसका जो है वो फिक्स एसेट है, उससे जो जनरेट हो रहा है 4525 करोड़ का जो है वो आपका जो है वो प्रॉफिट मतलब सेल्स जनरेट हो रहा है। सिमिलर वे में जो है वो जब ये इन्होंने 1980 का जब इनके पास जो है वो फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे जो है वो जनरेट हो रहा है 3701 का। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि सेम एसेट से कितना सेल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो उसका एसेट बढ़ते जा रहा है, उससे सेल्स जो है जनरेट। हॉस्पिटल सेक्टर जो है क्या होता है, कैपेक्स करके रखते हैं, उसके बाद जो है उसका सेल्स आने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर के लिए जो है वो कैपेक्स करके रखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये लोग जो है वो यहाँ पे जो है ये मेजर कैपेक्स हुआ, यहाँ पे ये मेजर कैपेक्स हुआ, ठीक है ना। तो इसके कारण जो है इसका जो है एसेट बढ़ गया। तो एसेट बढ़ने के कारण जो है ये लोग, एसेट बढ़ने के कारण जो है आप 2651 से कितने का जो है वो क्या 501, है ना। तो इस तरीके से इसका जो सेल्स है वो एसेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में आपने एक बार कैपेक्स कर लिया तो उसके बाद जो है उसका एसेट जो बढ़ता है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है, और इसका जो है वो देखेंगे कि जो है बोरोइंग जो है, बोरोइंग क्योंकि इनको ज्यादा कैपेक्स करने के लिए जो है वो बोरोइंग लेना पड़ता है। तो आप इसमें जो है वो डी बाई ई देख सकते हैं, एसेट बाई जो है वो देख सकते हैं कि कितना जो है वो सेल्स बाई जो है वो आपका जो है वो, है ना। तो एसेट जो है वो कितना जो है इक्विटी से क्रिएट कर रहे हैं वो भी जो है इसका जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। शिवालिक बायोमेटल का देखते हैं। तो शिवालिक बायोमेटल में क्या हो रहा है कि इसका जो है सेम वे में प्रॉफिट देखते हैं कि ये 2021 के बाद से 18, 23, 21 ये जो है इसका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। और कंपनी ने जो यहाँ पे जो है वो कैपेक्स कर रखा है ना, कंपनी ने जो कैपेक्स कर रखा है, तो कंपनी ने 46 के बाद 79, 118, 120 और ये 125 करोड़ का जो कैपेक्स कर रखा है, उसके कारण जो है ये इसका जो है ये नेट जो सेल्स है, देखिए ये इसके बाद ये सेल्स जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना।
एंड कंपनी का जो है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मार्जिन भी जो है ये बढ़ बढ़ के आया है, ठीक है ना। सेल्स बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, इसके कारण जो है इसका जो फाइनली जो है ये नेट प्रॉफिट बढ़ा। तो इसके कारण जो इसका आरओई जो है, इसका जो है इसका भी अगर आरओई कैलकुलेट करेंगे तो आरओई कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इज 25 के लिए कितना है, 77 हो गया। 77 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, है ना, आरओई जो है वो आपका जो है वो 12 360, ये कितना हो जाएगा 375, 375, 77 डिवाइडेड बाई 375 कितना आ जाएगा इसका आरओई जो है इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आई जस्ट यूज तो कि रफली तो हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई, है ना, 375, ठीक है ना, ये हो गया 21% के आसपास जो है, विच इज़ गुड। एनीथिंग अबाउट 20 इज़ वेरी गुड, और उससे ज़्यादा अगर 25 कुछ आ जाएगा तो वो अच्छा ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका जो है वो आरओई जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आ रहा है 21% आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम इसका आरओई देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है इसका 10 ईयर से आप देख सकते हैं कि आरओई कितना है, 27% है, फिर 5 ईयर से 23, और इसी तरीके से इसका सेल्स भी जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो एक जो है यहाँ पे बेसिक जो है वो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, उसी के कारण जो स्टॉक प्राइस में भी जो है वो लास्ट 3 ईयर्स में जो है वो 5 ईयर्स में देखेंगे तो काफ़ी जो है वो अच्छा ग्रोथ आया है। अभी तो ये साइडवेज में चला गया है, बट आरओई के कारण क्या इम्पैक्ट आता है, प्राइस भी एप्रिसिएशन होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका ईपीएस बढ़ेगा, आपका एसेट टर्नओवर होगा, इसलिए इसको जो है आपको जो है वो कंसिडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ड्यूपॉन्ट में आपका क्या होता है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी जो है पता है कि आपका जो है वो क्या होता है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, हाउ मच कंपनी जनरेटेड फ्रॉम इट्स सेल्स आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, पूरे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, उसको जो है आप बोलते हैं कि वो जो है इट इज अ, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। उसके बाद एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, हाउ मच सेल्स कैन अ कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स एसेट। मान लो एक फिक्स एसेट है आपका 100 करोड़ है, उससे जो है अभी जो है वो 100 का जो है वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं, देन नेक्स्ट ईयर जो है उसी को जो है और यूटिलाइजेशन करके जो है वो 200 करोड़ का कर रहा है, 300 का। तो इस तरीके से अगर जितना ज़्यादा सेल्स जनरेट होगा, है ना, और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ा होगा तो उसका जो है ऑलरेडी आरओई जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है ना। एंड इक्विटी जो ये फाइनेंशियल लिवरेज वाला रेशियो है, टोटल एसेट शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब हाउ मच एसेट कैन कंपनी डिप्लॉय यूजिंग ऑल फंड इन्वेस्टेड इन बाय इट्स इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है उसके बाद उसको डिप्लॉय करने के बाद जो है, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा लोन लेके कितना एसेट क्रिएट करके वो जो है वो आपका जो है वो सेल्स जनरेट कर रहा है, ये आपका आता है एसेट जो है इसमें जो है। फॉर एग्जांपल जो है वो टाटा मोटर्स का कैलकुलेट करते हैं कि फॉर किसी भी ईयर का जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि, है ना, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो दिस ईयर इज 2015 का देखते हैं, या अभी का भी देख लेंगे। इसकी जो बोरोइंग है, बोरोइंग कितनी है ये, ठीक है ना। तो अभी तो काफ़ी इसका जो है बोरोइंग जो है वो कम हो गया है। सो 1 ईयर दिस 2021 में देखते हैं किसके पास जो है वो एसेट कितना था और जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी कितना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसका जो है ये फिक्स एसेट जो है, फिक्स एसेट कितना था आपका, है ना, 138708, है ना, 138708 था, ठीक है ना, 138708 21 में, ठीक है, 138708, ओके, दिस इज क्या है, ये इसका फिक्स एसेट था, ठीक है ना। एंड इसकी जो आपकी इक्विटी कितनी थी, 54481 प्लस कितना था 766, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 55, ये अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं ये, तो ये जो है समझ लीजिए ये 55,000 करोड़ का ये था। तो ये 55,000 करोड़ की इक्विटी थी, उससे कितना एसेट इन्होंने किया है, एसेट होगा, और ये आपका ये इक्विटी है, ठीक है ना। तो 138 ऑलमोस्ट जो है वो मतलब 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स इसने जो है वो
है ना, ये क्रिएट किया है जो एसेट जो है। तो इसका मतलब आपके पास इक्विटी जो है शेयर होल्डर का पैसा तो 55,000 करोड़ ही है। बाकी के जो है 138 जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो आ रहा है आपका जो है वो लोन से आ रहा है, ठीक है ना, डेब्ट से आ रहा है। तो इसने जो है कंपनी ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखिए बारोइंग कर रखा था ये 142, ठीक है ना। तो ये जो है आपने जब कंपनी ने लोन ले रखा है 2.5, तो इसके कारण जो है ये आप जो है इसको इस तरीके से देखेंगे कि इक्विटी से जो है 55,000 करोड़, उसके बाद जो है वो जो 1.5 जो है 1.5 टाइम जो है इसका जो है वो जो एसेट है वो आ रहा है, वो डेब्ट से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है किसी कंपनी का जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसके तरीके से जो है हम जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो किसी भी कंपनी का जो है वो थ्री मेन कंपोनेंट जो है वो आरओई के जो है, तो वेयर द ग्रोथ इज इन आरओई इज कमिंग, आरओई में ग्रोथ कहाँ से आ रहा है ये पता करने के लिए ये ड्यूपॉन्ट मॉडल का जो है वो यूज करते हैं, है ना। ग्रोथ इन सम कंपोनेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, है ना। ग्रोथ कौन से कंपोनेंट में ज्यादा जरूरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी आप जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन, है ना, मीन्स क्या हो जाएगा, कंपनी कैन चार्ज फॉर मोर इट सेल्स, है ना। मतलब कंपनी जो है अपने जो सेल्स से जो है अगर ज्यादा चार्ज कर रही है तो उसका मतलब क्या, उसका मार्जिन जो है वो बढ़ के हुए आएगा, ठीक है ना। थस इंडिकेटिंग दैट इट हैज अ मोर प्राइसिंग पावर एंड कैन अ बेटर प्राइस इट्स प्रोडक्ट, है ना। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको भी अच्छा कर सकता है और उसका जो है वो प्राइसिंग पावर भी अच्छा है। हाई एसेट टर्नओवर रेशियो टेल्स दैट कंपनी इज इन एफिशिएंट इन यूजिंग इट्स एसेट, ठीक है ना। company is using its asset, it can use the same asset to generate more sale for itself, है ना, तो increasing its capability to earn more। अगर किसी भी कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो फिक्स है और उससे जो है वो इफिशिएंटली बहुत ज्यादा सेल्स क्रिएट कर पा रहे हैं तो उससे जो है आरओई में जो है वो इंक्रीज होके आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग कि आप जो है वो करंट एसेट से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एसेट टर्नओवर जो है वो ले पा रहे हैं, ठीक है ना। A growth in equity leverage indicates that आपका जो है क्या हो जाएगा, the company is leveraging itself too much and there may be risky investment has a high chance of leverage balance sheet। मतलब अगर आपने ज्यादा उधारी पे जो है आपने एसेट क्रिएट किया है तो वहां पे जो है बैलेंस शीट पे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर आएगा, ठीक है ना। आपके लोन ज्यादा हो जाएंगे, डिप्रिशिएशन ज्यादा होंगे, अल्टीमेटली योर आरओई विल बी डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे दो ऊपर कंपोनेंट जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्न हुआ, इससे अगर आरओई बढ़ रहा है तो दैट इज अ गुड सिग्नल, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका लिवरेज से बढ़ रहा है तो इट इज अ साइन कि आपका जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, कि जो है वो बहुत ज्यादा अगर आपने डेप्थ दिया है तो उससे अच्छा डिप्रिशिएशन आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट जो मिलेगा उससे आरओई जो है वो डिप्रेस हो सकता है, ठीक है। जैसे टाटा मोटर के केस में देखिए कि इसका जो है वो मतलब 1.5 एसेट जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो है वो आपका उधारी से आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज है जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है क्या रहता है कि आरओई जो है वो डिप्रेस रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो फिक्स एसेट से जो है वो ज्यादा जो है वो क्रिएट करते हैं उधारी से, ठीक है ना। ठीक है, तो वहां पे आरओई जो है कम मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज, इसमें एक ही आरओई और आरओसी में डिफरेंट है कि आरओई में जो है क्या रहता है, आपका शेयर होल्डर का इक्विटी मतलब रहता है, एंड यहाँ पे जो है वो है ना जो रहेगा शेयर होल्डर का इक्विटी तो रहेगा ही, उसके साथ जो है कितना जो है वो डेप्थ है, कितनी जो उधारी है वो भी आपका जो है वो पूरा जो है वो लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ सब जो है वो यहाँ पे कंप्लीट जो है वो इसमें जो है कैलकुलेशन में यूज होता है। तो आरओसी इज, है ना, आरओसी क्या होता है यहाँ पे, इबिट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इबिट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो इबिट क्या होता है, इबिट इज आपका जब ईबीडीए माइनस, अगर आप यहाँ पे वो डिप्रिशिएशन को हटा देंगे, डीए मतलब डिप्रिशिएशन को हटा देंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इबिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में सबसे जरूरी क्या है कि आपको जो है इसमें कैलकुलेशन करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा इसको, है ना। सो
यहाँ पे जो है वो नेट प्रॉफिट आपका जो है, ओके, नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। मान लो नारायणा हृदयालय का देखेंगे कि ये 548 है ना, सेल्स है, ये 6 है। सो यहाँ पे जो है आपका इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि 5 जो है ना, जो है ये दिस जो है 5483 जो है वो आपका जो है टोटल ईबीटा कितना आ रहा है, ये जो है आपका ईबीटा होता है, ठीक है ना, ये ईबीटा होता है। एंड आपका डिप्रिशिएशन कितना है 278, तो 1270 1276 1276 हो गया, है ना। और आपका जो है वो 278 मतलब 1100 के आसपास जो है वो 1100 के आसपास जो है इसका जो क्या आ रहा है, ईबिट आ रहा है। ईबिट इज कमिंग 1100 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। अब डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, टोटल जो है वो बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट में 1100, तो इसका जो है आपका क्या आ गया, 1100 इज दिस, है ना। और डिवाइडेड बाय आपका जो है वो कितना आ जाएगा, रिजर्व कितना है इसका 3622, इक्विटी शेयर होल्डर कितना, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3622 आ गया समथिंग। एंड इसका जो बोरोइंग है वो कितना आ जाएगा 2428, 2428 मतलब कितना आ गया 5060 मतलब 600, है ना। तो ये जो है आपका 6000 जो है आपका आ गया, दिस इज, ठीक है ना। तो 1100 यहाँ पे ये दो हो जाएगा एंड आपका जो है वो कितना हो जाएगा, ये 11/60 कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आपका जो है कितना आ जाएगा, इसका आरओसी जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आरओसी जो है कितना आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि आपका 11 डिवाइडेड बाई 60, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18.3, मतलब अभी 25 का जो आ रहा है इसका आरओसी कितना आ रहा है 18, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.33 आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका आरओसी निकल के आ गया। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का जो है वो आरओसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डेब्ट, आपका जो है इबिट। इबिट के लिए क्या करना पड़ेगा, एबिटा में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि उसको जो है वो जो है डिप्रिशिएशन को जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें भी देख सकते हैं, इसमें रेशियो में जो है वो, है ना, रेशियो में देख सकते हैं कि इसका जो है वो, इसको आप रेशियो में देख सकते हैं, देखिए 25%, 32% आरओसी इसका बढ़ा हुआ आ रहा है। आरओसी बढ़ने का मेन कारण क्या है, इसने जो है वो जो हॉस्पिटल में नए नए कैपेक्स किए हैं उसके कारण इसका जो है वो सेल्स बढ़ रहा है और उसके कारण जो इसका आरओसी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। वैसे भी हॉस्पिटल में कैपेक्स करने के लिए आपको जो है वो ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है और उसके कारण जो है वो आपका सेल जो है बाद में आता है। तो अभी जो है अगर ये कैपेक्स कर रखे अब 3-4 साल इसका जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है ये आगे देखेंगे कि आपका जो है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स एसेट क्रिएट हो गया, उससे जितना ज्यादा सेल्स क्रिएट करेंगे और मार्जिन अगर बढ़ गया तो आपका जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो मतलब काम करने लगता है उस बिजनेस में। तो इस तरीके से देख लेंगे। सिवलिक बायोमेटल का भी देखते हैं कि आपका जो है वो आरओसी क्या है। आरओसी देखेंगे तो इसका तो और मतलब 36, 38, 33% है ना। उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आरओसी जो है वो, है ना। एक सिंपल एग्जांपल में आरओसी जो है इसका जो है ये बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, है ना। टाटा मोटर का आरओसी देखेंगे तो दिस इज, है ना, टाटा मोटर का आर रेशियो देखेंगे तो 19-20% आ रहा है। अब जो है इन्होंने काफी उधारी जो है वो चुका दिया और ईवी जो है सेगमेंट इनका अच्छा भी कर रहा है एंड प्रॉफिट जनरेट भी हो रहा है। सो इनका जो है आरओई जो है ये आरओसी जो है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल वे में जो है हम लोग आरओसी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि जो है वो आपका जो है वो केईआई इंडस्ट्रीज का केईआई इंडस्ट्रीज का कोई भी किसी का भी हो कैलकुलेशन तो वैसे ही रहेगा कि आपका जो है वो रेशियो जो है वो क्या है, इसका भी ये 27-26% आ रहा है, ठीक है ना। तो एसेट जो है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से जो है ये, है ना, ये 10% है। इन्होंने जो है वो काफी, क्योंकि ये तो है ना कैपेक्स कर रखा है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी बोरोइंग कम हो गई है, ठीक है ना।
तो ये जो है इसका आप डायरेक्टली यहाँ से आरओसी देख सकते हैं कि इसका जो है ये 21%, 27% इस तरीके से बढ़ रहा है। और देख सकते हैं कंट्रोल प्रिंट, कोई भी कंपनी का देख सकते हैं कि आरओसी जो रेशियो जो है ये 23, 24, 18 ऐसा जो है ये बढ़ के हुआ है। मतलब एनीथिंग ग्रेटर देन 15 टू मतलब 18 टू 24, 25 ऐसा कुछ आता है आरओसी, मतलब आपने जितना भी उधार से लिया हुआ है। देखिए इसमें भी जो है वो अभी उधारी तो काफी कम हो गया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो जितना है ज्यादा है नहीं इसका, तो उसमें जो है आपका जो है आता है। अगर यहाँ पे रेनबो चिल्ड्रन है, रेनबो चिल्ड्रन का देखते हैं बैलेंस शीट में जो है, तो आपका जो है वो है ना आरओसी जो है ये देखिए सब 18-19% के रेंज में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं कि इसमें जो है बैलेंस शीट में जो इन लोग की तो बोरोइंग क्या होता है, एक है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग वैसे भी जीरो है इसका। लीज लाइबिलिटी क्या होता है कि जो आप रेंटल में जो है वो बिजनेस को चलाते हैं, है ना, हॉस्पिटल जो है वो रेंटल में चल रहा है, तो ये लीज लाइबिलिटी क्या होता है, ये अगर मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको अपफ्रंट नहीं देना पड़ता, हर साल उसका इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिशिएशन वो आपको देना पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो ये स्क्रीनर पे 764 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो है ये नेट बोरोइंग जो है वो जीरो होता है, ठीक है ना। आगे जो है रेशियो एनालिसिस में देखेंगे कि नारायण हृदयालय का हो गया दैट इंक्रीजिंग दैट। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है कि बिजनेस स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना, बेसिकली सेल जनरेट करने के लिए। दीज आर द नोन एज आपका प्री प्रोडक्शन सोर्स। सम बिजनेस लाइक केमिकल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्पेंड प्राइमरी ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, है ना, which they expenses depreciation over estimated। मतलब क्या होता है कि आपने जब प्लांट प्रॉपर्टी सब में केमिकल कंपनी फार्मा कंपनी ने जब कर लिया है उसके बाद क्या उसका डिप्रिशिएशन आना चालू हो जाता है ना। एंड अभी आपके पास जो है वो ऑर्डर नहीं आए हैं या अप्रूवल्स नहीं आए हैं तब तक, लेकिन डिप्रिशिएशन तो एक बार कंपनी आपका रेडी हो गया तब तो आते रहता है। लेकिन जैसे ही वो फुल जो है वो है ना, तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को डैम्पन करता है, क्योंकि आपका जो है सब्सिक्वेंटली सेल्स ग्रोथ जो है वो नहीं चालू हुआ है, उसमें आपका डिप्रिशिएशन भी आ रहा है ना। तो इन्वेस्टर ऑफन कॉल जो है वो है ना, उसके बाद जब आपका एक बार जो अप्रूवल्स आ गए और उसके बाद जो है आपका सेल्स आना चालू होता है जो नए प्लांट है उससे, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन आपका सेल्स जो है वो जो मतलब जो नए बढ़े हुए जो कैपेक्स के लाइव जाने के बाद उसका जो सेल्स क्रिएट होता है उससे बढ़ा हुआ आता है, उसके कारण जो है उसका जो है क्या हो जाता है, वो मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है बढ़ा हुआ आता है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कैन बी फाउंड वेयर द कैपेक्स हैज बीन डन। जैसे आप सिंजिन जैसे कंपनी को देखते हैं, तो सिंजिन जैसी कंपनी क्या होता है कि इनका जो कैपेक्स है, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 2018 के बाद से देखेंगे तो इसका जो कैपेक्स जो है 2.8 हो गया है, 8 और भी कैपेक्स इनका जो अभी भी वर्क में चल रहा है ना। तो इसके कारण जो है इनका जो सेल्स है, सेल्स जो है वो अभी कितना आ रहा है, ये 24 में देखेंगे बैलेंस शीट में जो है वो 2850 से कितना ये जनरेट कर रहा है, ये सेल्स जो है जनरेट कर रहा है 3489। तो अभी जो है काफी ये कैपेक्स पे बैठे हुए हैं, तो इसके कारण इसका ये जो डिप्रिशिएशन कॉस्ट आ रहा है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट आ रहा है, तो इसके कारण और सेल्स भी अभी नहीं बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो है वो क्या हो जाता है कि ये सब जो है वो अभी ऑपरेटिंग लीवरेज का इसको फायदा नहीं मिल रहा है। वंस क्या हो जाएगा, सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे और नए जो कैपेक्स किया है उससे जो सेल्स जनरेट होने लगेगा, तो आपका जो है वो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ के आएगा और उसके कारण जो है इसके मार्जिन जो है और इंप्रूव आएंगे, ठीक है ना। सो द पावर ऑफ ऑपरेटिंग शोज दैट कंपनी, अभी मतलब एक तरीके से कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो लो है, देयर इज चांस फॉर इट इंक्रीजिंग इन। तो वरुण बवरेज का देखते हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है वो कैपेक्स कर रखा था, फिर बाद में जो है एक तरह से 50% यूटिलाइजेशन पे चल रहा था, बाद में जब इसका जो है वो कैपेक्स का जब हुआ है, देखिए 6 से जो है 2020 से इन्होंने ऑलमोस्ट डबल किया हुआ है, हर साल जो है वे कैपेक्स भी कर रहे हैं, है ना। और अगर इसका जो ये फुल्ली यूटिलाइजेशन हो गया, अभी जो है अगर 23 में जो है फॉर 8000 करोड़ के जो है वो एसेट से इसका जो सेल्स है वो जनरेट हो रहा था 16,000, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, है ना। उसके बाद कंपनी ने फिर कैपेक्स किया 13,000 का, तो अभी जो है उसका जो था जब 8000 से कितना हो रहा था, डबल हो रहा है। तो अगर जो है ये 13,000 से अगर इसका जो है ये
26,000 होगा, मतलब अभी शायद 80-90%, 70% इसका यूटिलाइजेशन है। और अगर ज्यादा इसका जो है वो इम्प्रूव हुआ है ना, सेल्स जो है, तो उसके कारण क्या है, इसका एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, और उसके कारण जो है इसका ये मतलब अब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, आपका एसेट भी हो गया, तो अब इसका जो है वो आरओसी, इसका जो ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण क्या होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है और ज्यादा बढ़ के आएगी। उसी के कारण देखते हैं इसका जो है प्रॉफिट जो है वो 113 से लेके जो इतने सालों में 2818 हो गया। ठीक है, तो सेल्स इंक्रीज बाय 10%, एबिट इंक्रीज बाय 30%। इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं, क्योंकि द डिग्री विच कंपनी यूजेस फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, है ना, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है आपका, जो है वो रेंटल हो गया, चाहे आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, वो वेरिएशन होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेकिन आपका अगर सेल्स बढ़ गया है तो सारा का सारा जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है ना, तो इसी को ऑपरेटिंग लीवरेज मिलते हैं। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है कि हाई फिक्स कॉस्ट रहता है, मशीनरी, प्लांट, सर्विस, और वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है वो मॉडरेट रहता है। तो एक बार जब इंक्रीज होता है तो बाकी जो कॉस्ट रहते हैं वो तो सेम रहते हैं, और उसके कारण जो है इनका जो है ये प्रॉफिट जो है वो बहुत ही फास्टली ग्रो होता है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज रहता है। एफएमसीजी कंपनी में क्या होता है कि आपका जो लोअर फिक्स कॉस्ट रहता है ना, एंड हाई वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये सब जो है वो ज्यादा रहता है। तो इसके कारण जो है एफएमसीजी कंपनी क्या होता है, जनरली लो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, इसका कैलकुलेशन देखेंगे। सो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, आरओआईसी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, है ना। कंपनी का जो है आपका जो है इबिट, मान लो जो है वो इबिट जो है वो सपोज जो है वो 100 करोड़ का है ना, तो एनओपीएटी क्या हो जाएगा, टैक्स के बाद कितना हो जाएगा, 75 करोड़ का जो है वो टैक्स हो जाएगा। मान लो कंपनी के पास एसेट जो है वो 1000 करोड़ का है, टोटल जो है वो आपका जो है वो टोटल जो है वो डेप्थ जो है वो 1000 का है, 1000 करोड़ का है। टोटल इक्विटी जो है वो 500 करोड़ की है। ठीक है ना, इक्विटी जो है वो 500 करोड़ की है, और उसके बाद जो है इसके पास जो वो कैश है, इसके पास जो है वो कैश जो है वो कैश जो है इक्विवेलेंट है वो आपके पास जो है वो कितना है, ये समझ लीजिए ये 100 करोड़ का है। ठीक है ना, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस 500 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा ये 1400 करोड़ क्या हो जाएगा इसका जो ये इन्वेस्टेड कैपिटल हो जाएगा। तो 75 करोड़ डिवाइडेड बाय 1400 है ना, इनटू जो है आप अगर 100 करेंगे तो आपका जो है क्या मिल जाएगा, आरओआईसी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी अगर जितना भी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा इसका, हमारे पास जितना कैश इक्विवेलेंट है, तो मतलब उसमें एक ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे देता है कि हमारा एक्चुअल जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें हमको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 1400 इक्वल्स टू दिस, है ना, तो 5.3। अब तो हमने एक एग्जांपल लिया, ये 5.6 समथिंग आ रहा है, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उस पे जो है ये 5.3 आ रहा है, 5.3 आ रहा है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल ही दिया इसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिटर्न आरओआईसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब उसमें जो है आपका कैश इक्विवेलेंट है, टोटल जो है वो लायबिलिटी साइड में जितना देना है वो सबको आप हटा सकते हैं। ठीक है ना, करंट लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं एक्टिविटी रेशियो जो है। अब जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो जो रहेंगे वो विच इज रिलेटेड विद जो है आपकी पेएबल डेज है, टर्नओवर रेशियोज हैं, है ना, उस टाइप के, जिसमें जो है आपको बिजनेस को क्या करना है कि आपने रॉ मटेरियल के लिए किसी को दे रहे हैं, पेएबल दे रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर को देना है, आप जो है कहीं से जो प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वहां पे रिसीव करना है, तो उन सब का जो रेशियो रहता है वो एक्टिविटी रेशियो में जो है वो कवर अप होता है। एक्टिविटी रेशियो इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट शोज हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज लीवरेजिंग इट्स एसेट ऑन द बैलेंस शीट, सो जनरेट रेवेन्यू एंड कैश। ठीक है ना, तो एक्टिविटी रेशियो एफिशिएंसी रेशियो ही रहता है जो इन्वेस्टर टू गेट एन ओवरव्यू अबाउट हाउ कंपनी हैंडल्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट रहता है
जिसमें आपका जो है वो रिसीवेबल भी आ जाता है, आपका कैश फ्लो आ जाता है। इन सबको जो है वो किस तरीके से वो लोग हैंडल कर रहे हैं, दैट इज आपका जो है वो आएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंट्री टर्नओवर इज, है ना, इसको एक मिनट, स्टॉक एक्टिविटी रेशियो जो है वो, एक्टिविटी रेशियो इज आल्सो नोन एज अ एफिशिएंसी रेशियो, जो which allows investor to get an overview about how company handles its inventory management। मतलब कंपनी जो है अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, है ना, और जो है उसके पेएबल डेज, इसको जो है कैसे जो है वो मैनेज कर रही है, कितना जो है वो अच्छे से जो है वो, है ना, कितने अच्छे से जो है वो, है ना, जो है हाउ एफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट को जो है वो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज कर रही है, ये जो है इसका जो है वो आपका जो है वो मेजरमेंट देता है, एक्टिविटी रेशियो का। और ये रेशियो हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि हाउ वेल द बिजनेस इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल के बाद जो प्रोडक्ट जो है बन के बैठा हुआ है, एंड रिसीवेबल जो कंपनी सेल्स करते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो के बाद जो पैसा मिलने वाला है वो रिसीवेबल रहता है। एंड ओवरऑल जो है आपके पेएबल जो है कितने दिनों में सप्लायर को पैसा दे रहे हैं, एंड ओवरऑल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे कंपनी में जो एक्टिविटी हो रही है उसको कितने अच्छे से जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं, ये सबका जो है आपका जो है वो ये बताता है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है ना। तो एक्टिविटी रेशियो में जो है वो क्या क्या चीज देखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपका जो है वो पेएबल टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, है ना। तो ये सब जो है आपका जो है कंप्लीट जो है वो कवर अप करेंगे आपका जो है वो रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, पेएबल डेज एंड वर्किंग कैपिटल। एक सिंपल आइडिया ले लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो है वो कैश कन्वर्जन साइकिल भी आएगा इसमें। तो वो कैसे जो है वो कंपनी जो है अगर किसी कंपनी को जो है वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है ना, प्रोडक्ट बेच रही है, उसका रिसीवेबल जो है वो 3 महीने बाद आ रहा है, और पेएबल जो हम जो रॉ मटेरियल को जो है वो सप्लाई दे रहे हैं वो तुरंत ही जो है वो मान लो 10 दिन में उनको पैसा देना है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हमको जब भी नया प्रोडक्ट आएगा तो हमको जो है बाहर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो वापस ही नहीं आ रहा है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो 3 महीने बाद दे रहे हैं पैसा। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो लोन लेना पड़ेगा कंपनी को। इन्वेंट्री जो है क्या हो गया, अगर बहुत ज्यादा ही समय तक मान लो कि जो है 3-4 महीने तक हमारा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है पैसा, ये बिका ही नहीं है, तो इसका भी जो है ये पैसा जो है ऑपरेटिंग जो है वो प्रॉफिट में जो है ये आपका जो है ऑपरेटिंग जो पैसा जो है वो इसमें भी फंस गया। तो इसके कारण ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ भी जो है वो लेस होके आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये हम जो है एक्टिविटी रेशियो में देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, सो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इज अ फाइनेंशियल रेशियो। जस्ट एक ब्रीफली जो है ओवरव्यू देखेंगे। कंपनी सेल्स एंड रिप्लेस इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग ए स्पेरिट, मतलब कितनी जल्दी से जो है अपनी इन्वेंट्री को जो है वो कंपनी जो है वो सेल कर पाता है, दैट इज विद इन अ ईयर, है ना। तो वो उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड आपका जो है डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री मतलब स्टार्टिंग में कितना था इन्वेंट्री, और एंडिंग इन्वेंट्री कितना था। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि कितना सामान पिछले साल जो बन के बैठा हुआ था और इस साल जो है वो कितना बन के बैठा है, तो उसका एवरेज ले लेंगे तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक है ना। बिगनिंग इन्वेंट्री आपका एवरेज इन्वेंट्री। एंड डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो गया, कितना जो है आपका जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो इस एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में ये सारा जो है वो समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 6 लाख का है ना, 6 लाख का। बिगनिंग इन्वेंट्री 1 लाख का था, इस साल का 1 पॉइंट, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। इन दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है ना।
ये इसलिए देखते हैं यहाँ पे कि इन्वेंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा आपका पड़ा हुआ है तो ये दैट इज नॉट गुड। आप उस सामान का यूज ही नहीं कर पा रहे, ऑपरेटिंग जनरेट ही नहीं कर पाएंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है अगर इन्वेंट्री बढ़ गया, आपका रिसीवेबल बढ़ गया, और पे बिल जो है वो आपका क्या तुरंत ही आपको रॉ मटेरियल को जो है वो देना पड़ रहा है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से देखते हैं। इसलिए इसके बेसिक रेशियोज को एक बार जब ब्रीफली देख लेते हैं तो हमेशा आपको एक सिंपल रेशियो चेक करने में कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में तो नहीं रहेगा। जैसे किसी भी कंपनी का देख लेते हैं, प्रिंस पाइप का तुरंत जो है हमें कुछ करना नहीं रहता है। इसमें इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है वो इन्वेंट्री में कितना जो है वो पैसा जो है वो फंसता है ना। कैश फ्लो देखते हैं तो सो इन्वेंट्री में देखेंगे तो ये देखेंगे ये 172 इस टाइप के जो है ये पैसा जो है ये 391 है ना। तो इस टाइप से पैसा जो है ये फंसा हुआ है। ठीक है ना। केमिकल कंपनी में देखते हैं, नवीन फ्लोरिन में देखते हैं, तो किसी भी कंपनी में देख सकते हैं आपका इन्वेंट्री में कितना पैसा फंसा हुआ है ना। रिसीवेबल जो है ये 211 है। ठीक है ना, 77 है। और बैलेंस शीट में यहाँ पे रहेगा, एसेट में रहेगा ठीक है। तो इसका जो इससे इससे जो डिबेटर डेज रहेगा, डिबेटर डेज जो रहेगा वो जस्ट की 90 है। और आपका जो है वो कितना है डेज पेबल, मतलब पैसा जो हम सप्लायर को जो वो दे रहे हैं वो 115 है ना। और इन्वेंट्री डेज जो है 113 है, बहुत ज्यादा है इन्वेंट्री डेज। तो इस तरीके से जो है इन सब को जो है वो कैश कन्वर्जन आगे देखेंगे इसका। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है इसका इन्वेंट्री डेज कितना आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ गया 5 आ गया। मतलब एन इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 5 मींस मतलब कंपनी सोल्ड एंड रिप्लेस इस इन्वेंट्री 5 टाइम्स ड्यूरिंग। तो काफी अच्छा है अगर जो है वो इन्वेंट्री जो है वो हायर टर्नओवर इंडिकेट द एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब इसकी वैल्यू जितनी आएगी 5 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर है ना, रिप्लेस इस इन्वेंट्री। लोअर टर्नओवर कुड है ना, वीक सेल्स हो गया, और पुअर मतलब ज्यादा सामान जो है आपका बिक ही नहीं रहा है, पूरा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा इसका। ठीक है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितना हो जाएगा, आप 365 से इन्वेंट्री टर्नओवर को डिवाइड 73 में, तो 73 डेज टू सेल एंटायर इन्वेंट्री एट वंस है ना। तो ओवरऑल कितना दिन लगता है, 73 डेज लगता है पूरे इन्वेंट्री को बेचने में। ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली जो स्क्रीनर में आप दिखा देंगे तो देखिए इसका पहले 129 1 देखिए अभी जो है ये एफिशिएंट हो रहा है, इस अपना इन्वेंट्री जो है वो अच्छे से जो है ये लोग बेच पा रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज का देख सकते हैं। हाँ हाँ, जनरली जो है कंपनीज जो है ऑटो कंपनीज के पास रहता है इन्वेंट्री डेज, ये सब देखें इन्वेंट्री डेज देखिए इसका कितना आ रहा है, देखिए 180 अभी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब पूरा इन्वेंट्री में इसका जो है ये पैसा जो है ये फंसा हुआ है। ठीक है ना। फिक्स एसेट में, अदर एसेट में देखते हैं, देखिए इन्वेंट्रीज में देखिए 46,438,609 इसमें जो है इससे प्रिंस पाइप का पैसा फंसा जा रहा है। इसलिए देखेंगे इसका जो प्रॉफिट जो है पूरा रिड्यूस हो गया, 183 से कहाँ आ गया 140, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसमें फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। तो ये सब सारा मेजर कर सकते हैं आप सिर्फ इन सब रेशियोज को देख के, एक्टिविटी रेशियो। नेक्स्ट करते हैं है ना। नेक्स्ट जो है वो रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या होता है, हाउ इफिशिएंटली कंपनी कलेक्ट्स इट्स है ना, आपका जो है रिसीव कर पाएगा पैसा जो है ना। हाउ मेनी टाइम्स अ पीरियड अ बिजनेस कलेक्ट्स इट्स एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, मतलब जितना पैसा कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल करने के बाद आना है वो एक साल में कितने अच्छे से उसको जो है वो कलेक्ट कर पाता है, ये आपका रिसीवेबल टर्नओवर बताता है। ठीक है ना। तो रिसीवेबल टर्नओवर इज आपका जो क्या हो गया, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है ना। तो सेल्स जितने भी आपका सेल्स हुआ है इसको सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल देखते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल, मतलब जितना भी कंपनी ने सेल किया हुआ है टोटल, और उसका जो कितना परसेंट वो रिसीवेबल है वो इसमें जो है वो देखना है। ठीक है ना। तो एवरेज रिसीवेबल मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर, जनरली एवरेज ले लेते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में एवरेज लेंगे कि बिगनिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर रिसीवेबल कितना है, उसको जब आप एवरेज करेंगे तो हो जाएगा। तो नेट आपने जो है सेल्स किया है इतना 12 लाख का किया है ना, इतना स्टार्टिंग में था, ये 3.6 कुछ जो है ये आपका जो है वो कितना हो गया है ना, ये हो जाएगा 1.8
के आसपास जो है ना, 1.8 लाख जो है ये आपका जो है क्या है, रिसीवेबल है आउट ऑफ 12 लाख। तो ये आपका जो है ये रिसीवेबल टर्नओवर इज कितना हो जाएगा आपका, ये 6.67। तो कंपनी कलेक्ट्स एवरेज रिसीवेबल 6.6 टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर हाई टर्नओवर इंप्लाइज एफिशिएंट क्रेडिट एंड कलेक्शन, मतलब अगर ये इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे से जो है उसका जो है वो कलेक्शन कर पा रहे हैं अपने रिसीवेबल का। लोअर टर्नओवर में इंडिकेट ट्रबल कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है रिलेटेड जो है मैट्रिक्स क्या हो जाएगा कि आपका रिसीवेबल डेज जो है, रिसीवेबल डेज जो है वो कितना है। तो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाई जो है अगर 6.67 करेंगे तो आपका जो है 55 डेज, मतलब इट टेक्स 55 डेज ऑन एवरेज कलेक्शन ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, है ना। तो ये डायरेक्ट जो है आप देख लेंगे इसमें रिसीवेबल डेज पूरा रहता है। यहाँ पे जो एक रेशियो रहता है स्क्रीनर पे उसमें आपका रिसीवेबल डेज रहेगा, ये डिबेटर डेज इज रिसीवेबल डेज। तो 68 से यहाँ पे देखिए 90, मतलब बढ़ते जा रहा है थोड़ा कस्टमर से पैसा लेने में इसको। सिमिलरली जो है वो प्रिंस पाइप का देखेंगे, प्रिंस पाइप का जो है वो देखेंगे तो आपका जो है ये 40 बीच में था, बहुत अच्छा था, 58 60, अब जो आके जो है ये 61 कुछ इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है इसका, है ना। 83 से ये कम हो गया। तो इस तरीके से आप रिसीवेबल डे, ये इसको जो है आप रिसीवेबल डे मानेंगे, ठीक है ना, ये रिसीवेबल डे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेशियो में आपका पेबल, है ना। पेबल मतलब पेबल डे क्या होता है, तो पेबल डे क्या होता है कि कितना जो है सप्लायर जो है आपके रॉ मटेरियल सप्लायर को कितनी जल्दी आप जो है पैसा देते हैं, है ना, वो जो है एसेस करता है कंपनी का एफिशिएंट। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो रहता है पैसे का, अगर आपको तुरंत ही 10 दिन में देना पड़ रहा है, मतलब पैसा आपने पे कर दिया तो आपका जो है वो कैश जो है वो चला गया और आपका रिसीवेबल जो है वो बहुत समय बाद आ रहा है, तो दैट इज अ मिसबैलेंस इन द रिसीवेबल और पेएबल में। तो उसको क्या करना है कि पेएबल आप 3 महीने बाद रखें और रिसीवेबल आप अगर 10 दिन में रखेंगे तो आप जो है उस पेएबल को जितना पैसा दे रहे हैं उसके पैसे से आप वर्किंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो है वो मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 3 महीने के लिए आपका जो वो पैसा जो है वो आपको यूज करने के लिए मिल गया है, ठीक है ना। तो पेएबल टर्नओवर अगेन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल, ठीक है ना। सिमिलर वे में जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड द कंपनी सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया और बिगनिंग और एंडिंग का एवरेज जो आ गया वो 3 लाख के आसपास आ गया। तो आपका पेएबल जो टर्नओवर है वो कितना आ जाएगा आपका जो है वो 3.33 आ रहा है। इसका मतलब जो है 33 मतलब कंपनी पेएबल इट सप्लायर अबाउट 3 टाइम्स पर ईयर, है ना। अगर ये वैल्यू जितना कम रहेगा उतना अच्छा है कि ये डिलेड पेमेंट हो रहा है। पोटेंशियल कैश फ्लो प्रिजर्वेशन, यहाँ पे उल्टा है ना, हायर रेशियो इंडिकेट की फास्टर पेमेंट है। अगर मान लो 6-7 आ गया तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप जो है सप्लायर को तुरंत पैसा देना पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे 365 डेज डिवाइडेड बाय 3.3 तो ये 110 दिन आएगा, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 3.5 महीने लग रहे हैं आपको जो है पेएबल सप्लायर को पैसा देने में, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेजर हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूज, तो ये जो रहेगा आपका तुरंत जो रहेगा किसी भी रेशियो में, यहाँ पे ये तीनों चीज दी हुई है, आपका रिसीवेबल डेज दिया हुआ, तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है ये आपका हो गया इन्वेंट्री डेज हो गया, ये आपका डिबेटर डेज हो गया, है ना, ये इन्वेंट्री डेज हो गया और ये डे पेबल डेज रहेगा। तो तीनों का जो है आपका जो है ये क्या रहना चाहिए, इन्वेंट्री डेज जो है क्या होना चाहिए, घटा होना चाहिए, डिबेटर डेज ये भी घटा होना चाहिए और डे पेबल जो है वो ये बढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर इज, है ना, मेजर हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूजेस इट्स वर्किंग कैपिटल टू जनरेट इट्स रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, नेट सेल एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है भैया, करंट एसेट में क्या हो गया, रिसीवेबल आपका इन्वेंट्री हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, पेबल हो जाता है, ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, है ना। नेट सेल्स तो आपका है ही है ये 20 लाख, तो ये जो है ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी बिगिनिंग में, तो इन दोनों को मिला के आपका वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 जीरो हो गया और 3 जीरो हो गया, 2 लाख हो गया। और इसके बाद जो है आपका ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, 250, है ना,
और ये 1000 हो जाएगा, ये इसका ये देखिए आ जाएगा ये 250,000 और 2 लाख हो गया, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 2.255 ये एवरेज वर्किंग टेबल। इसको जो है आप जो है इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 8.89 आ गया, ठीक है ना। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो कंपनी जनरेट्स 8.89 इन सेल्स फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। 1 रुपए के वर्किंग कैपिटल में 8.89 का जो है वो सेल जनरेट कर रही है। हायर रेशियो मीन्स बेटर इफिशियंसी इन यूजिंग वर्किंग कैपिटल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर क्या हो जाएगा, हाउ इफिशिएंट टर्नओवर क्या हो जाएगा, नेट सेल्स ऑन एवरेज टोटल एसेट। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, बिगनिंग टोटल एसेट, एंडिंग एसेट। टोटल एसेट कितना बढ़ा है साल भर का, वो आपका इसमें जो है कैलकुलेशन रहेगा। तो इतना जो है एवरेज आपका जो है वो कितना है, ये आपने नेट सेल्स ये मान लिया, ये है ये, ठीक है ना। 15 लाख 17 लाख का जो है वो टोटल एसेट है, उससे नेट सेल्स आपका 30 लाख का हो रहा है, तो आपका 1.8 जो है वो टोटल एसेट टर्नओवर हो गया। तो टोटल एसेट टर्नओवर ऑफ 1.87 मीन्स क्या हो जाएगा, कंपनी जनरेट 1.88 सेल्स इन एवरी 1 रुपीज ऑफ एसेट, है ना। 1 रुपए के एसेट से 1.88 जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका जनरेट कर रहा है सेल्स जो है, ठीक है ना। तो हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर इफिशियंसी इन यूजिंग एसेट टू जनरेट रिवेन्यू। और लोअर रेशियो क्या होता है, लोअर रेशियो हो गया मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है, एसेट का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है आपका। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जितना एसेट है उससे कम से कम 2-3 टाइम जो है वो रिवेन्यू जनरेट तो होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑफन हाई मतलब 2-3 प्लस अगर होगा तो फास्टर टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री हो गया, 1-2 डिपेंडिंग ऑन एसेट इंटेंसिटी। अगर लो है तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो लो कैपिटल हाई कैपिटल एसेट है, और आपका जो है वो रिटर्न ही नहीं, मतलब अच्छे से सेल्स ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज, ये क्या हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर हो गया। आपका जो है फिक्स एसेट टर्नओवर, तो फिक्स एसेट टर्नओवर मींस हाउ कंपनी यूजेस इट्स फिक्स लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू जनरेट सेल्स। इट स्पेशली यूज्ड इन एसेट हैवी बिजनेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, इन सब में यूज होता था। तो यहाँ पे जो जो जितने भी फिक्स्ड हैं वो सब उसी चीज को जो है आपको जो है इसमें जो है वो कवर अप करना है, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट मतलब मशीनरी बिल्डिंग माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, है ना। जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन है उसको जो है वो आपको ये करना है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखते हैं। आपका टोटल जो है वो 50 लाख का सेल्स है, 10 लाख का क्या है, ये फिक्स एसेट बिगनिंग में था, 12 लाख का जो है वो एंडिंग में था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 लाख का जो है आपका जो है वो 11 लाख का जो है ये, है ना। इन दोनों का जो है वो डिवाइड मतलब करेंगे तो आपका जो है वो, है ना, 10 लाख, इसको 10 लाख प्लस 12 लाख डिवाइडेड बाई करेंगे 2 करेंगे तो 11 लाख आ जाएगा। ये 11 लाख आपका जो है वो क्या आ गया, फिक्स एसेट आ गया, एवरेज फिक्स एसेट। अब इसको सेल से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 4.55। 4.55 इज द फिक्स एसेट टर्नओवर। तो रेशियो ऑफ 4.55 मींस द कंपनी जनरेट, है ना, 4.55 सेल्स इन 1, है ना, रुपीज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट, ठीक है ना। तो हायर रेशियो मींस इंडिकेट हायर आपका जो है वो जनरेट कर रहा है, रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। लोअर रेशियो मींस अंडर यूटिलाइज्ड। एग्जांपल ऑफ दैट इज करंट रेशियो। तो ये टोटल एसेट टर्नओवर हो गया, ग्लॉस ब्लॉक टर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसमें जो है वो टोटल जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका लिक्विडिटी रेशियोज आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दैट, ठीक है ना। सो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, डेबिटर्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट डेब्ट, है ना। तो आपका नेक्स्ट जो है वो लिक्विडिटी रेशियो जो है रहेगा, उसमें जो है वो करंट रेशियो, क्विक रेशियो रहेगा और एक कैश रेशियो रहेगा। कैश रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो ये क्या, हाउ क्विकली एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। सिंपल सी चीज है कि लिक्विडिटी से रिलेटेड है ये लिक्विडिटी रेशियो, और कितना जनरली जो है आपका एसेट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, that is converted into cash. Liquidity ratio determine the company's ability to cover short term obligation और cash flow। मतलब कम समय में आप कितने जल्दी आप जो है वो कैश को रिकवर कर पाते हो, है ना, कैश फ्लो को जो है वो अच्छा कर पाते हो, दैट इज आपका जो है वो। तो कैश ऑब्वियसली जो करंट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है करंट एसेट माइनस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज
तो करंट एसेट में क्या हो जाएगा आपका, अकाउंट रिसीवेबल जो पैसा आपका लेने वाले प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री जो अनसोल्ड प्रोडक्ट बचा हुआ है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग ये, इसमें कैश भी रहता है करंट एसेट में, ठीक। करंट लायबिलिटी में क्या है, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो रहेगा आपका दोनों का जाएगा, मान लो करंट एसेट इतना है, करंट लायबिलिटी इतनी है हमेशा, तो ये रेशियो, तो करंट रेशियो ऑफ 2 मींस कंपनी हैज अ 2 रुपीज इन करंट एसेट और 1 रुपीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो आइडियली जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल एक ऑब्जर्वेशन से के कारण ये रेशियो देख सकते हैं। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आरओई, आरओसी, योर इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेबल डेज, यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद बाकी जो है आप एक एसेट टर्नओवर देख सकते हो, है ना। उसके बाद ये करंट क्विक रेशियो देख सकते हो, आपका करंट, इससे मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको लोन तो लेना पड़ रहा है कि नहीं, सफिशिएंट करंट एसेट है कि नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है ना। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो मेजर द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजिंग मोस्ट लिक्विड एसेट, जो क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश हो सकता है। तो क्विक रेशियो में क्या क्या रहेगा आपका, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट में आपका जो रहेगा रिसीवेबल, क्विक एसेट में मतलब क्या रहेगा आपका जो है ये कैश हो सकता है, और रिसीवेबल इन्वेंट्री तो आप तुरंत उसको बेचोगे तो फिर वो अभी इन्वेंट्री को घटा देंगे, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी घटा देंगे। तो इसका जो मतलब रहेगा, क्विक एसेट कैश हो गया आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटीज मतलब जो है ना, पैसा जो भी आप बेच रहे हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं सिक्योरिटीज में तुरंत बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, लिक्विडिटी है वो। और अकाउंट रिसीवेबल, जितना भी आपने जो प्रोडक्ट बेचा है अगर वो उसको जल्दी रिसीव कर लें, है ना। तो इस तरीके से जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, तो इसमें जो आपका जो है वो क्विक एसेट कितना हो गया, 1 लाख कैश इक्विपमेंट रिसीवेबल, ये हो गया आपका, ये हो गया। अभी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देते हैं, तो ये आपका क्विक एसेट तो यही हो गया, डिवाइडेड बाय आपका जो है वो करंट लायबिलिटी इतना, तो 1.25, ठीक है ना। तो क्विक रेशियो मतलब ग्रेटर देन 1 कंसिडर्ड फाइनेंशियली हेल्थी, कंपनी कैन मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट रिलाइंग ऑन द इन्वेंट्री सेल, मतलब आप लिक्विडेट इजिली कर सकते हैं और जो है वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल, तो कैश कन्वर्जन साइकिल इज अ मैट्रिक दैट शोज हाउ लॉन्ग इट टेक्स कंपनीज टू कन्वर्ट इस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री और रिजर्व इनटू कैश, है ना। तो कितनी जल्दी जो है वो इन्वेंट्री उसको जो है वो हाउ टेक्स, है ना, इन्वेंट्री टू कन्वर्ट, कंपनी टू कन्वर्ट इट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड अदर रिसोर्सेज इनटू कैश फ्रॉम इट्स सेल्स, इट इज मेजर एज द वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। तो आपको क्या क्या रहेगा कैश कन्वर्जन साइकिल में, जो है ऑलरेडी जो है हमने रहेगा, ये जो है कैश कैश कन्वर्जन साइकिल में जो रहेगा, कैश कन्वर्जन साइकिल में आपका रहेगा रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज, है ना। तो ये जितना ही यहाँ पे जो है वो कम रहेगा, उतने ही जल्दी जो है आपका जो है कैश कन्वर्जन फास्ट होगा, ठीक है ना। इवन यहाँ पे अगर पेएबल बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, तो है ना, तो आपका जैसे 73 डेज है, 73 डेज ये जो है ये, है ना, इन्वेंट्री डेज हो गया, ये जो है ये आपका जो है वो रिसीवेबल डेज हो गया, और ये पेएबल डेज हो गया। तो 73 प्लस 30 माइनस 54 कितना हो जाएगा ये 10, आई थिंक ये कितना हो जाएगा ये जो है ये 48 डेज आ रहा है, ठीक है ना। तो 48 डेज इज योर रिसीवेबल, मतलब आपका कैश कन्वर्ट। तो कंपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी टेक्स 48 डेज टू कन्वर्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इनटू इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल इनटू कैश, है ना। द कंपनी टेक्स 48.6 days to convert its investment in an inventory and receivable into cash. Lower cash conversion cycle is better, it means quicker cash recovery, है ना। निगेटिव मीन्स मतलब क्या, आप सप्लायर्स को बहुत ज़्यादा दिन में जो है वो पैसा दे रहे हैं, तो लोअर और निगेटिव अगर रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका जो है कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया, कैश कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट जो है वो सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है,
metric used to measure the company's ability to meet its long term debt obligations. तो ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसमें कवर होता है, डेप्ट टू कैपिटल रेशियो, डेप्ट टू एविटा, डेप्ट है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे जितने भी लीवरेज हैं ये सॉल्वेंसी, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो वेदर कंपनीज कैश फ्लो इज सफिशिएंट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थस मेजर इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। तो उसका जो वो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको जो है वो मेजर करता है ना। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज कंपनीज टोटल लाइबिलिटी टू इट्स शेयर होल्डर इक्विटी एंड कैन बी यूज टू एवेल्यूएट हाउ मच लेवरेज कंपनी इज यूजिंग, ठीक है ना। तो इक्विटी से डेब्ट टू इक्विटी जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो कितना जो है वो आपका डी टू ई जो है वो रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते ही है टू शो एक्चुअली कंपनीज कितना लेवरेज्ड है ना, कितना डेप्थ लिया हुआ है इक्विटी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अगर ये 0.5 से कम रहता है तो विच इज कंसिडर एज अ गुड। ठीक, इंपॉर्टेंट आपका जो रहता है बैलेंस शीट में यहीं से पता चल जाएगा, ये टोटल जो है ये डेप्थ ये हो जाएगा 2.48, यहाँ पे जो है वो ये 2428 बारोइंग हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये टोटल इक्विटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 363600, ठीक है ना। ये आपका जो है ये कैलकुलेटर से जो है वो कर लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2428 डिवाइडेड बाई, है ना, 3600, तो कितना आ जाएगा आपका 0.67, विच इज ठीक है, 0.5 0.6 ठीक है, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से भी है ना, 1.5 से जो है वो बिलो ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया है आपका यहाँ पे, ये दिस इज 0.67, ठीक है ना, विच इज़ मैनेजेबल, ठीक है ना। कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो ये विच इज़ मैनेजेबल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो हाई रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अ की सॉल्वेंसी रेशियो, हाउ इजली कंपनी कैन पे आउट, इंटरेस्ट कितना पे कर पा रही कंपनी, जो भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसको इंटरेस्ट पे करना है ना, तो इतना प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है क्या कि वो आपका जो है वो इंटरेस्ट पे हो पाएगा कि नहीं, वही है एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। एबिट पता है कि आपका जो एबिटा से आप घटाएंगे तो वो, है ना। तो इसका देख लेते हैं नारायणा हृदयालय का। सो है ना, सो इसको जो है वो आपका एबिट जो है वो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता हूँ मैं, तो इसमें देख सकते हैं ये ईबिटा हो गया, है ना, ये डिवाइडेड बाय 278, तो ये कितना हो जाएगा 1100 कुछ, इसका जो है वो ईबिट आ गया, डिवाइडेड बाई, है ना, 1276 माइनस 278 इज इक्वल टू 1100, तो ईबिट ये आ गया आपका ईबिट, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जो है 1100 डिवाइडेड बाई आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 146, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 8 टाइम्स 9 टाइम्स है, विच इज़ वेरी गुड, है ना। 2-3 टाइम्स भी रहेगा तो कभी अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से नहीं आएगा तो देयर विल बी अ डिप्रेशन, ठीक है। सो अर्निंग, है ना, ये तो हो गया आपका एबिट, मान लो कि एक एग्जांपल में यहाँ पे है ना, ये है 6 लाख का आपका जो है वो एबिट है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इतना है, तो ये 4 टाइम्स है, रेशियो ऑफ 4 मीन्स कंपनी अर्न्स 4 टाइम्स मोर देन नीड्स टू कवर इट्स इंटरेस्ट, है ना। जैसे उसके केस में नायरा के केस में क्या 8-9 टाइम्स आ रहा है, कंपनी इज अर्निंग 8 मोर 9 टाइम्स मोर देन इट्स, है ना, टू कवर इट्स interest payment, higher ratio, stronger financial health and lower risk of default, lower than ये is a warning sign and insufficient, ठीक है। तो ये जो है कुछ मेजर है। डेप्ट टू कैपिटल रेशियो भी होता है आपका, जो है वो टोटल कैपिटल मतलब कितना हो जाएगा, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये भी आपका जो है वो कितना आ जाएगा 0.4, इसको कर सकते हैं, मतलब डेप्ट टू टोटल, टोटल कैपिटल है उसमें से कितना जो है वो आपका डेप्ट में है। सपोज आपका टोटल डेप्ट जो है वो 8 लाख है, शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो कितना है, ये 12 लाख है, तो कितना लिए हैं इसमें, इसमें जो है ये 40% है ना। तो टोटल जो है वो डेप्थ कितना है कैपिटल रेशियो का,
है ना। टोटल जो फंड हो गया आपका ये, तो मतलब 20 लाख में से जो है 20 लाख में से जो है वो कितना हो गया, ये 40% जो है इसमें डेप्थ में है, ठीक है ना। तो मीन्स 40% ऑफ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज फंडेड बाय एंड 60% कैपिटल जो है वो टोटल कैपिटल का वो क्या है, वो इक्विटी है, एंड 40% इज द डेप्थ कैपिटल विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड। तो लोअर रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, लोअर रिस्क लेस लिवरेज। हायर रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, हायर लिवरेज मोर फाइनेंशियल रिस्क। ये बस इसका रहता है, ठीक है ना। तो कंपनी का जो भी डेप्थ है, ये सब जो है डेप्थ आपको देखना है कि कौन सी कंपनी का जो है वो डेप्थ जो है वो देखेंगे, है ना, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जैसे प्रिंस 5 है ना, बैलेंस शीट में देखेंगे बोरोइंग जो है ये कम होते जा रहा है ना। उषा मार्टिन का देखते हैं बैलेंस शीट। देखिए बोरोइंग बहुत ज़्यादा था, उसके बाद एक समय के बाद जो है कंपनी ने जो है बोरोइंग को बहुत कम किया जब अपना एसेट सेल किया। इनके पास जो है दो दो कंपनी थी, एक रियल इस्टेट था और एक जो है वो एक रोप बनाते हैं, रोप कंपनी का। तो रोप वाज वेरी प्रॉफिटेबल, है ना। एंड बाकी जो रहेगा वो आई थिंक आई डोंट नो, हाँ वायर रोप्स का ही कंपनी है ये। सो है ना, तो वो जो है प्रॉफिटेबल था। तो इन्होंने क्या किया, अपना इसको जो है वो सेल करके जो है वो डी किया, इस अपने आप को यहाँ से भी बहुत कम हो गया। और इसके कारण जो है इसका जो है वो जो है वो बढ़ने लगा। देखिए 21% फ्रॉम दी 222, उसके पहले काफ़ी डिप्रेस था ये 22 13 18। तो इस तरीके से जो है क्या हो गया कि आपका जो है वो डेप्ट टू कैपिटल रेशियो ये सब जो है ये बताता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू यूज ऑफ बोरोड फंड टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ एसेट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डेप्ट टू इक्विट हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एबिटा मतलब हो गया, डेप्ट टू कैपिटल रेशियो भी हो गया, है ना। डेप्ट टू एबिटा मतलब कितना एबिटा, मतलब एक एबिटा, 1 रुपए के एबिटा में कितना जो है वो डेप्थ है। दिस रेशियो हाउ मच एक्चुअल कैश द कंपनी इज अवेलेबल टू कवर इट्स डेप्थ एंड अदर लाइबिलिटीज, है ना। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी और टोटल एसेट। फाइनेंस लिवरेज टेल्स अस हाउ मच ऑफ एसेट आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय इक्विटी if the total assets are to equity is 1, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नेक्स्ट जो रहेगा टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, टोटल जो है कितना जो है वो आपका जो है वो सेल्स है, सेल्स के बाद जो है वो आपका जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो उससे आपका जो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट जितना ज़्यादा सेल्स होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर ज़्यादा वेरी नहीं कर रहेगा तो हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है डिप्रेस्ड रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, SGA पढ़े थे हमने, तो वहाँ से जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, है ना। तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सेल्स हो गया, है ना, दिस इज सेल्स हो गया, है ना। इसको मैं एक बार मिटा दूँ, पूरा क्लीन कर दिया जाए, है ना, ठीक है। सो ये आपका जो है ये सेल्स हो गया। देन आपके ये एक्सपेंसेस हो गया, इसमें जो है आपका आ गया, है ना, ये जो है आपका, तो ये जो है ये एक्सपेंसेस जो रहेगा, तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 23% आ रहा है, ये बढ़ के आ रहा है या बढ़ते हुए आ रहा है ना। तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन आएगा जब वो लेंगे, रॉ मटेरियल का रहेगा, तो ठीक है ना। और टोटल जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे वो तो 79 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रहेगा, तो आपका टोटल जो है वो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट, जितना आपका एसेट है उससे जो है वो कितना जो है आप जो है वो सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ROE बोलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कर लिए, ये तीनों तो हमने जो है वो पहले ही पार्ट में कर लिया। तो इस तरीके से जो है सारे रेशियो जो है इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रेशियो का जो है एक तरह से किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल जो है वो परफॉर्मेंस रेशियो के अकॉर्डिंगली जो है सेम सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज का जो है वो मेजर कर सकते हैं, है ना। तो एक आपका मोटा मोटी जो है ये भी आपको देखने आना चाहिए, उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, रिसीवेबल कितने दिनों का है ना। तो रिसीवेबल यहाँ से दिख जाता है, ये रेशियो में करेंगे तो वहाँ पे तुरंत ही जो है आपको जो है ना, रेशियो करेंगे तो तुरंत जो है आपका ये दिख जाएगा, ये नारायणा ही नजर आएगा। इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, इन्वेंट्री डेज इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, है ना, है ना।
और भी देखते हैं, अलग अलग कंपनीज का रेशियो देखते हैं। देखिए डिबेटर डेज 128 डेज का है, इन्वेंट्री डेज 265, मतलब इन्वेंट्री में पड़ा ही हुआ है 138। तो ये इस तरीके से फिर आरओई तो ये कंप्रेस्ड आएगा ना। पहले जो है ये कम था ये लोग का, लेकिन अब जो है ये जितने भी लक्स कंपनी है ना, इनर वेयर की कंपनीज है, इनका जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड आ रहा है ना। रूपा का देखते हैं रेशियो जो है, ये देखिए ओ 151 283 है ना। सिमिलर वे में जो है वो हटसन हटसन एग्रो का देख लेते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो दूध वाली कंपनी है, तुरंत जो है आपने दूध लिया तो आपको जो है वो दूध दिए, तुरंत पैसा मिल जा रहा है। इन्वेंट्री डेज 60 का है ना। तो ये ठीक है, इसका 13% आरओई जो है वो आ रहा है। किसी भी ग्रेफाइट कंपनीज इन सब का देखते हैं तो काफ़ी डिप्रेस भी रहता है। डिबेटर डेज ठीक है इसका, इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस टाइप की कंपनीज में, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेशियो देख सकते हैं, आरओसी देख सकते हैं। आरओसी ये सिक्लिकल कंपनीज आरओसी जो है वो डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है ना। तो वैसे तो डायरेक्ट सारे जो है वो डी बाई ई सब चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। डिबेटर डेज हो गया, डेप्ट टू इक्विटी हो गया, कितना जो है इसने जो है वो डेप्थ लिया हुआ है ना, कम है इसका, डेप्ट टू इक्विटी इज़ वेरी लेस। तो इट इज़ अ साउंड कंपनी ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा इंटरेस्ट देने में। तो इस तरीके से एक जो है वो मोटा मोटी जो है जितना भी कैलकुलेशन है वो आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे जो है देखिए कम आ रहा है, ठीक है ना। फिर फिक्स एसेट टू यहाँ पे जो है वो सेल्स कितना आ रहा है वो भी देख सकते हैं। इन्वेंट्री में कितना है, तो मेनली क्या देखना है, कैश कन्वर्जन साइकिल, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज कम होना चाहिए आपका। कैश कन्वर्जन साइकिल कम होना चाहिए, जितने से जितना जल्दी आप जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। एंड आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आरओई, आरओई जो है वो बढ़ा होना चाहिए आरओई जो है। तो आरओई जो है वो किस पे डिपेंड करता है आपका, आरओई का जो है वो ड्यूपॉन्ट मॉडल हमने जो देखा था। आरओई मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। एंड एसेट टर्नओवर जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और लीवरेज जो है वो कम होना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो कह रहे हैं। आरओसी का क्या हो जाएगा, इबिट, इबिट डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका जो है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी जो है वो बढ़ के आना चाहिए आपका, जितना भी आपने डेप्थ से जो है वो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं उससे जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आरओआईसी में क्या, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं आप जो है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब कैश इक्विवेलेंट को जो है वहाँ पे जो है वो हटा देते हैं। तो वो भी जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, क्विक रेशियो देखा। एसेट सारे जो है वो इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल, ये जो इन लोग का जो साइकिल रहता है ना 365 डेज में, तो ये जो है हमारा जो है ये कम से कम होना चाहिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, ठीक है ना। उसके बाद क्विक रेशियो, क्विक रेशियो जो है वो करंट रेशियो जो है वो आपका जो है वो लिक्विडिटी रेशियो, तो एसेट माइनस करंट रेशियो क्या हो जाएगा, एसेट टोटल करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो ये ज़्यादा होना चाहिए आपका, लाइबिलिटी से एसेट ज़्यादा होना चाहिए शॉर्ट टर्म का वो पे करने का। ये जो है आपका जो है, तो यहीं तक रखते हैं इसको।